देखिए, हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिक्योरिटाइजेशन, और सिक्योरिटाइजेशन को बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज, प्रोविजन वाइज आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटाइजेशन हमारे सिलेबस में कहां पे कवर किया गया है। तो अगर सिक्योरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में कहीं ना कहीं सिक्योरिटाइजेशन कवर हो रखा है, किसी ना किसी चैप्टर से कनेक्ट कर रखा है। और अगर सीएस प्रोफेशनल की बात करें तो सीएस प्रोफेशनल के कॉर्पोरेट फंडिंग में डिटेल में पूरा चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन के नाम से दे रखा है। लेकिन एक्चुअल में सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है और इस तरीके के कॉन्सेप्ट की हिंदुस्तान को क्या जरूरत पड़ी, वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको सिक्योरिटाइजेशन की पूरी ना हिस्ट्री बताती हूं कि एक्चुअल में सिक्योरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और किन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बता देती हूँ, किसी भी देश की विकास के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो अहम भूमिका निभाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे देश की अगर हम बात करें, हमारी कंट्री भी एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक अहम योगदान है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। किस तरीके से? क्योंकि देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसको फंड्स की जरूरत होती है, चाहे वो बिजनेसमैन स्मॉल हो या फिर बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर रहा है, बट उसे हमेशा फंड की जरूरत पड़ती है। चाहे वो अर्ली स्टेज की बात कर दे, चाहे हम मिडिल स्टेज की बात करें या लेटर ऑन करें, इट मीन्स हर एक बिजनेस को पैसे की आवश्यकता होती है। और जब समय पे उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो वो बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसमें किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। लेकिन अगर उस बिजनेसमैन को या उस बिजनेस को या उस कंपनी को या उस कॉर्पोरेट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस समय पैसे की आवश्यकता है बिजनेस करने के लिए, उस समय उसे पैसा अवेलेबल ना हो, तो पैसा ना होने की वजह से, फंड टाइमली अवेलेबल ना होने की वजह से उसका बिजनेस स्टॉप हो सकता है, उसका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। आप सभी जानते हो आज के युग में, आज के टाइम में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कितना ज्यादा फोकस हमारे देश पे किया जा रहा है कि हम अपने देश के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को डेवलप करें। नाउ थिंक इज दैट अगर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को टाइमली फंडिंग मिल जाती है, टाइमली फंड मिल जाता है, तो वो अपने बिजनेस को स्मूथली आगे चला सकता है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इट मीन शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, और कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म हो सकती है, या किसी बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करना है, या किसी बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, या किसी बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करना है, या किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है। इट मींस यहां से एक बात साफ हो गई है कि पैसे की रिक्वायरमेंट हर एक स्टेज पे बिजनेस को होती है। इतनी बात समझ में आई? इस रिक्वायरमेंट को जनरली जो पूरा करता है, दैट इज अ बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब यही बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा नहीं होगा, या फिर वो जिस बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली पैसा नहीं दे पाएगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होगी, हमारे बिजनेसमैन अफेक्ट होंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे की कमी आई? या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो बिजनेस वही है। अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हम कोर एरिया देखें, मेन काम देखें, उनकी इनकम देखें, तो उनका काम क्या है? प्रोवाइड करना लोन और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना, यही उनकी इनकम है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइमली लोन नहीं दे पा रहे हैं, टाइमली फंड्स नहीं दे पा रहे हैं? इसको भी हम समझते हैं ऐसी क्या दिक्कत हुई। देखिए, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उनके स्टैंडर्ड्स हैं जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो करते थे। लेकिन हमारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसे लूप होल से गुजर रहे थे जो कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए। वो क्या था, समझिए। सपोज करिए कोई एक्स कंपनी है, एक्स लिमिटेड है, उसे फंड की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया, उसने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग कराई। लेकिन बैंक भी अपने आप में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी से चाहिए। पर्टिकुलर बैंक ने उस एक्स कंपनी की कुछ एसेट्स को सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रख लिया और उनको क्या दे दिया? लोन दे दिया। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया, लोन से बिजनेस किया, बिजनेस ग्रो किया। अब उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर ये लोन रिपे करना है। बट जैसे ही टाइम पूरा हुआ, उस एक्स लिमिटेड ने बैंक का लोन वापस नहीं दिया।
जब एक्स लिमिटेड ने टाइमली वो लोन बैंक को वापस नहीं किया तो दिक्कत क्या हुई? अब जो बैंक है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो एसेट्स है, वो तो लोन ही है, क्योंकि लोन के ऊपर इनकम हो रही है। तो इस तरीके से ड्यू डेट पे लोन रिपे ना करने की वजह से उसकी तो एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो गई। वो किस, एक बात बताइए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ऐसा सोना किस काम का जो कान को ही खराब करे। तो सिंपल सी बात है, ऐसी एसेट्स किस काम की जो उसके ही काम ना है। तो वो जो एसेट्स है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो लोन आज एक्स लिमिटेड को पहले दिया था उसे आज रिपे करना था, वो किसी और को भी जरूरत हो सकती है, तो वो किसी और को भी देना पड़ सकता था, उसको भी बिजनेस चलाना था। लेकिन जब एक्स लिमिटेड ने वापस ही नहीं करा तो हम कह सकते हैं कि बैंक का, हमारे देश का पैसा ब्लॉक हो गया। अब जब हमारे देश का पैसा ब्लॉक हो गया तो बैंक भी मजबूर हो गया। क्या करे? अब आप मुझे बताइए, क्या एक्स लिमिटेड को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मार दिया जाए, मार दिया जाए। कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? मैम बैंक के पास राइट है। बैंक ने जब लोन दिया था तो एक्स लिमिटेड से सिक्योरिटी के रूप में एसेट्स ली थी ना। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ सिक्योरिटी के रूप में एसेट्स ली थी। तो फिर मैम उसको सेल आउट करके वो पैसा रिकवर कर लेगा। सिंपल सी बात है, जितना कहने में सिंपल, इट्स नॉट वेरी सिंपल प्रोसेस। बट थिंक इज दैट कि अगर बैंक को उस एसेट्स को सेल करके पैसा रिकवर करना है, दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट ऑफ बैंक एंड दैट इज द लूपहोल। वो बैंक का एब्सोल्यूट राइट नहीं था। तो मैम क्या था? उसके लिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रुख करना पड़ेगा कोर्ट का। देयर इज इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड यू नो वेरी वेल इंडियाज कोर्ट आर ओवर बर्डन एंड देयर लॉट मोर बर्डन इज देयर। इट मीन्स क्या होगा कि बैंक का सिंपल सा बिजनेस था, लोन देना, इंटरेस्ट लेना और टाइमली रिडम्पशन कराना, वापस लेना, लोन का रीपेमेंट कराना। लेकिन जब इस तरीके की कंपनी पैसा लेके बैठ जाएंगी, पैसा वापस नहीं करेंगी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहकर भी किसी अदर कंपनी को फंड वापस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पैसा ब्लॉक हो गया है। अब बैंक का काम क्या सिर्फ यही रह गया है कि वो कोर्ट जाए, केस फाइल करे, फिर हियरिंग्स हो। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट? इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस एंड इट लॉट मोर इरिटेशन टू द बैंक ऑफिसर्स एंड ऑल दैट। उसने तो सीधा सिंपल तरीके से ये बोला था, भैया तुम पैसे यूज करो और टाइमली हमारा रीपेमेंट कर देना, लेकिन वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अब उसने वादा नहीं निभाया। अब पॉइंट की बात अभी आ रही है, अब सुनो ध्यान से। जो इंटरनेशनल हम कह सकते हैं अदर कंट्रीज हैं, उनके पास एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक राइट था। क्या राइट था? कि इन फ्यूचर अगर आपको कि कोई भी क्रेडिटर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है आपका पैसा टाइमली वापस नहीं करता, तो आपके पास ऐसा अधिकार है कि आप उसकी संपत्ति से डायरेक्ट पैसा रिकवर कर सकते हो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट में जाए। अब आया ना मजा? यहां हम लैक कर रहे थे, यहां हमारे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे, उनके पास ये पावर नहीं थी। अब देखिए, हर कंट्री अपने आप में डेवलपमेंट चाहती है, हर कंट्री अपने देश के लिए प्रोग्रेस चाहती है, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनके पास तो ये पावर होनी चाहिए थी। 2002 के अंदर ऑर्डिनेंस पास करके एक एक्ट आया और एक्ट का नाम था सरफासी। क्योंकि जब भी हम अपनी सोसाइटी में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हैं, कोई नई चीज करना चाहते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है कानून का सहारा लेकर सरकार इस तरीके की चीजों को इम्प्रूव करना चाहती है। और वही हुआ। एक टेम्परेरी लॉ पास किया गया जिसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। 2002 के अंदर सरफासी एक्ट के नाम से, सरफासी एक्ट 2002 के नाम से एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया एंड दिस एक्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर कंट्री। इस एक्ट ने पावर दी किसको? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब बताओ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब पक्का मारा जाएगा। अब बैंक को कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब तो भैया सीधा बैंक बोलेगा पैसे देने नहीं देने कि जी नहीं देने तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेरी प्रॉपर्टी गई। जैसे ये एक्ट आया था, ऑलमोस्ट जितने जेन्युइन बिजनेसमैन थे, जितने कॉर्पोरेट्स थे, उन्होंने ऑटोमेटिकली 30 डेज के अंदर अपना लोन चुका दिया था, क्योंकि उन्हें अब टेंशन हो गई थी कि अब तो मेरी एसेट्स गई। पहले टेंशन क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले तो कोर्ट जाएंगे, प्रोसीडिंग होगी, हियरिंग होगी, देन फिर हम उस पे डेट ऑफ हियरिंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद कभी डिसीजन होगा। इट्स अ वेरी 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 लेंथी प्रोसेस। आर यू गॉट द पॉइंट? अब बताओ, अब कौन खुश हुआ? अब मोकैम्बो खुश हुआ, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुश हुआ। उसने अच्छा अब आएगा मजा, बड़ा दिमाग खराब कर रखा था इन्होंने। कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं
कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये जो एक बड़ी पावर दी गई थी, बड़ी शक्ति दी गई थी, ये शक्ति दी गई थी सरफासी एक्ट 2002 से। हालांकि स्टार्टिंग में एक टेम्परेरी लॉ था, लेकिन लेटर ऑन समय के हिसाब से फिर इसको बिल में कन्वर्ट करके पास कर लिया गया। अब मैं यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि जिस स्टेज पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस स्टेज पे आपको ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्लियर है, बट फिर भी आपके बेनिफिट के लिए छोटा सा बता देती हूँ। ऑर्डिनेंस मीन्स टेम्परेरी लॉ। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो उन्होंने टेम्परेरी लॉ पास किया, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आई तो उन्होंने उसको बिल में कन्वर्ट करके एक्ट बना दिया। आर यू गॉट द पॉइंट? अब सुनिए ध्यान से, यहां मैं आपको लीगल प्रोविजन की ओर लेके आई। आपके हिसाब से काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? अब सुनिए अगली बात। एक्ट का नाम मैंने क्या बताया? सरफासी। मेरे हिसाब से ये सीधा फांसी है। मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब ऐसी थोड़ा हम बोल सकते हैं कि इट्स सीधा फांसी। सीधा फांसी कैसे? कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अब ऐसी पावर दी गई है कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को सीधा का सीधा पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। अब जब आप एक्ट का नाम सुनोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये सच्ची में एक्ट का नाम है। शॉर्टकट में तो हम इसे सरफासी बोल रहे हैं, या मैं अपनी भाषा में इसे सीधा फांसी बोल रही हूं, लेकिन आप इसे समझिए। इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? पूरा एक्ट का पूरा नाम, इट मींस यहां पे 3 टर्म्स को कनेक्ट किया। सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल, इस तरीके से बहुत बड़ा लेंदी नेम रखा गया। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी के लिए आप याद रख सकते हो सरफासी। ठीक है, तो ये सरफासी एक्ट जो है, सरफासी एक्ट से ही सिक्योरिटाइजेशन आया। अभी मैंने आपको सिक्योरिटाइजेशन बिल्कुल नहीं बताया, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक एक्ट पे आपको लेके आई हूं जिस एक्ट का नाम है सरफासी एक्ट 2002। अब हम समझ सकते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। तो दिल थाम के बैठिए, कुछ देर के लिए आपको बैठना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको बार बार मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अगर सिक्योरिटाइजेशन की बात करें तो ये सिक्योरिटाइजेशन शब्द जो आया, ये जो सिक्योरिटाइजेशन आप देख रहे हो, ये सिक्योरिटाइजेशन शब्द जो आया है ये सरफासी एक्ट से ही आया। ये सरफासी एक्ट से ही सिक्योरिटाइजेशन टर्म आया। क्या? देखिए, समझते हैं। सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो देखिए, पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय। अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट का नाम क्या है? सरफासी एक्ट 2002। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे इसमें सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन की अगर हम बात करें, व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन? मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ध्यान देना मेरी बात पे। मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम एनी ऑरिजिनेटर, वेदर बाय रेजिंग फंड्स बाय सच सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम QIB by issue of security receipt representing undivided interest in such financial assets or otherwise। मैम बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आपने प्लेन इंग्लिश रीड करी हो। मैं समझती हूँ आपकी बात, बिल्कुल आपको समझ नहीं आया होगा। तो पहले देखिए, हम समझते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप सिक्योरिटाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले समझाऊंगी, फिर उससे कनेक्ट करूंगी, तब जाके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, पहले फर्स्ट स्टेज में हम बात करते हैं। सपोज करो एक कोई भी एक्स लिमिटेड है या कोई भी कंपनी है। ठीक है बेटा, कोई भी एक्स लिमिटेड या कोई भी कंपनी है, उसको पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है तो कहां चली? अनारकली, डिस्को चली? नहीं, ये जाएंगे कहां पे? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जब ये पर्टिकुलर कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या इसको फ्री में सब कुछ लोन वोन दे देगा? क्या कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा? ऑफ कोर्स। इट मीन्स अगर हम यहां पे देखें तो ये जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इस बोरोवर को क्या देंगे? लोन देंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? लेकिन बदले में क्या मांगे?
अब इस एक्स लिमिटेड से पूछेंगे, एक्स लिमिटेड तेरे पास ये बता सिक्योरिटी के रूप में क्या है। एक्स लिमिटेड बोलेगी मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और डॉट डॉट डॉट। इट मींस हम कह सकते हैं एक्स लिमिटेड से पूछा जाएगा तेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं, तेरे पास क्या क्या एसेट्स है, बताना जल्दी से तेरे पास क्या क्या एसेट्स है। उसने कहा मेरे पास बहुत सारी एसेट्स हैं। ठीक है, तो तू अब पर्टिकुलर एसेट्स को सिक्योरिटी के रूप में हमारे पास रख दे। तो एक्स लिमिटेड बोलती है आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं, हमें बिजनेस करना है और बिजनेस में हम किसी तरीके के इमोशंस में नहीं जाते हैं। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब लोन ले लो और सिक्योरिटी दे दो, सिंपल सी बात है। तो इट मींस बोरोवर को तो लोन चाहिए और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिक्योरिटी के रूप में एसेट्स चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट? इतनी बात समझ में आई? हाँ, बिल्कुल समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ना एक टेक्निकल लैंग्वेज में एक शब्द दिया गया, प्लीज अब फोकस करना, एक एक वर्ड पे, टर्म पे ध्यान देना, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। टर्म का नाम क्या दिया गया है? ओरिजिनेटर। प्लीज ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओरिजिनेटर। इट मींस लोन का ओरिजिन तो यहीं से ही हुआ है ना। अभी तक हमने सिर्फ दो पार्टी पढ़ी, बताओ कौन कौन सी? एक तो वो जिसको पैसा चाहिए, एक वो जो पैसा दे रही है। जिसको पैसा चाहिए उसको हम बोरोवर बोल सकते हैं और जो पैसा दे रहा है उसको हम लेंडर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करनी है तो हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, जिसको मैंने लैंग्वेज टर्म टेक्निकल नाम दिया ओरिजिनेटर। वाई द नेम इज गिवन ओरिजिनेटर? क्योंकि यहां से ही ओरिजिन हुआ है मैम, यहां से ही ओरिजिन हुआ है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक्स लिमिटेड से पूछा कि एक्स लिमिटेड तुम ये लोन कब वापस करोगे, बताओ ना जल्दी से। उसने कहा मैं ये लोन वापस करूंगा 10 साल के बाद। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 साल के बाद तुम लोन वापस करोगे? हाँ, तो तुम्हें क्या टेंशन में, तब तक तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा ना, तुम्हारी इनकम तो इंटरेस्ट इनकम है ना। ठीक है, उसने कहा ठीक है, बैंक ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल इन फ्यूचर मतलब इन आफ्टर 10 years ये लोन रिपे ना करे, पहले मुझे एक बात बताइए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एसेट्स क्या होगी? जल्दी आवाज आनी चाहिए मुझे। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिजनेस क्या है? लेंडिंग करना है ना, इनकम इंटरेस्ट इनकम होती है। तो उसके लिए तो लोन एक तरीके से एसेट्स हो गई ना। मैम समझ नहीं आया। अरे बाबा, उसके लिए तो जो लोन दे रहा है वही एसेट्स है, ये और नो। तो इट मींस इसके लिए तो जो इसने लोन प्रोवाइड किया वही इसके लिए क्या हो गई है? वही उसके लिए क्या हो गई है? एसेट्स हो गई है। हाँ मैम, बात तो सही कह रही हूँ। मैम एक बार और बताओ ना प्लीज। एसेट्स का मतलब आप समझते हो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब एसेट्स होती है। बेटा बैंक का जो बिजनेस है, बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लैंडिंग करना। तो उसके लिए तो एसेट्स लोन हो गया। यस और नो? यस मैम। ओके, क्या एसेट्स के ऊपर इनकम जनरेट हो रही है? नहीं हो रही है। इंटरेस्ट इज अ इनकम ना, जो लोन के ऊपर आ रही है। ओके मैम, बट आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये लोन टाइमली वापस ना हो तो इनके लिए तो ये सोना ऐसा हो गया ना जो कान खराब करते हैं। तो ऐसे सोने का क्या फायदा? तो बताओ क्या करना चाहिए? इसको बेच देना चाहिए, इसको बेच देना चाहिए। है मैम सच में? हाँ, इसको सेल कर देना चाहिए। पर मैम इसको खरीदेगा कौन? आप ये तो बताइए, इसको खरीदेगा कौन? और सिक्योरिटी के रूप में क्या रखा जा सकता है? सिक्योरिटी के रूप में प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। तो इट मीन्स मैम ये लोन सेल आउट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल सेल आउट किया जाएगा। और इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस मतलब जिनका पर्पस होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जैसे हम बोलते हैं, उनको ये सेल आउट कर दिया जाएगा। उनको क्या कर दिया जाएगा? सुनना ध्यान से, स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या कर दिया जाएगा? इट मींस दीज आर द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनी एक्ट एंड टेकिंग परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, टेकिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाएगी और इनको लोन क्या कर दिया जाएगा? सेल आउट कर दिया जाएगा। अब जब लोन इन्हें सेल आउट कर दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल को, तो ये क्या करेगा? इसके अगेंस्ट, इस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करेगा। क्या इशू करेगा? प्लीज ध्यान देना इस बात को। इस लोन के अगेंस्ट क्या इशू करेगा? सिक्योरिटीज इशू करेगा। लेकिन किसके थ्रू? मर्चेंट बैंकर के थ्रू। किसके थ्रू इशू करेगा? मर्चेंट बैंकर के थ्रू सिक्योरिटीज। व्हाट डू मीन बाय मर्चेंट बैंकर हियर? मुझे लगता है इंटरमीडियरी में बोल सकती हूँ, इस लेवल पे सभी बच्चों को पता होता है इंटरमीडियरीज होती है, बैंकर टू इशू या मर्चेंट बैंकर। तो इट मींस मर्चेंट बैंकर के थ्रू ये सिक्योरिटीज इशू करेगा। और ये सिक्योरिटीज कौन खरीदेगा? ये सिक्योरिटीज खरीदेंगे इन्वेस्टर्स। कौन खरीदेंगे? इन्वेस्टर्स। इट मींस मैम आप एक बात बताइए,
क्या एक्स लिमिटेड अपना इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? वो इंटरेस्ट इनकम है नहीं है? वो इंटरेस्ट इनकम किसके पास जाएगी? एसपीवी के पास। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके बैक में जो है वो सिक्योरिटी रखी है ना, इनके बैक में सिक्योरिटी रखी है ना, तो वो सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बदले सिक्योरिटीज इशू करी गई। और वो सिक्योरिटीज किसने खरीदी? इन्वेस्टर ने। सुनो ध्यान से, अब वो किसने खरीदी? इन्वेस्टर ने। इन्वेस्टर को इनकम किस रूप में हो जाएगी? हम कह सकते हैं जो बोरोवर है, जो इंटरेस्ट इनकम देगा, वही इनकम किसके पास पहुंच जाएगी? इन्वेस्टर के। जनता का पैसा जनता के पास। प्लीज ये सारा बीच में भूल जाओ। क्या हम कह सकते हैं यहां से एक्स लिमिटेड से जो इनकम आई वो किसके पास जाएगी? इन्वेस्टर के पास, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि उसको पता है मेरे पास एक्सेस फंड है, तो मैं इस एक्सेस फंड का करूंगा क्या? इन्वेस्ट कर देता हूं। तो इट मींस इन्वेस्टर सिक्योरिटी के बदले पैसा किसे देगा? एसपीवी को। अब देखिए, जो पैसा लोन के रूप में दिया था वो वापस आ गया ना। तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज ध्यान देना, जो सिक्योरिटीज इशू करी लोन के अगेंस्ट, इसके एसपीवी ने जो सिक्योरिटीज इशू करी, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? सिक्योरिटाइजेशन। नहीं समझ में आया? जो लोन इन्होंने इन्हें सेल कर दिया, इन्होंने इनको पैसा दे दिया, तुम पैसे लो और साइड हटो। अब ये क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करेंगे और इनके पास पैसा कहां से आएगा? इन्वेस्टर के पास आएगा। तो ये जो सिक्योरिटीज यहां पे इशू करी थ्रू द इंटरमीडियरी, दैट इज नॉन एज सिक्योरिटाइजेशन। दैट इज नॉन एज सिक्योरिटाइजेशन। आर यू गॉट द पॉइंट? अब इनके पास, इनको बहुत सारी, मैम ऐसे कैसे? अगर कल को एक्स लिमिटेड ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? अरे बहुत सारी पावर दे रखी है इनको, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, व्हाट यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए, इट मीन्स अगर हम देखें अब, व्हाट यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन, स्टेप बाय स्टेप चलना मेरे साथ। मीन्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। प्लीज ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे। मीन्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्या बोला इसने? एक्वायर करिए क्या? फाइनेंशियल एसेट्स बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। प्लीज 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 प्लीज, यहां पे दो शब्द आए सिक्योरिटाइजेशन का। मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल एसेट्स किसे बोलते हैं। बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर। प्लीज को में तक यहां तक समझते हैं। अभी अभी हमने क्या कहा? मीन्स एक्विजिशन, इट मीन्स एक्वायर करिए। क्या एक्वायर करिए? फाइनेंशियल एसेट्स। किसने करिए? किसने करिए? प्लीज किसने करिए ये एक्वायर? हम कह सकते हैं ये करिए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने। तो पहला टॉपिक हमें समझना होगा कि व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स। नंबर 2 हमें समझना होगा व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। और नंबर 3 किससे करी है? फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर। मैम ओरिजिनेटर का तो आपने हिंट दिया था ना, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो ओरिजिनेटर बोलते हैं। हाँ हाँ सही समझो। इट मीन्स अब हमें 2 पॉइंट समझना होगा। 2 पॉइंट समझना होगा। पहली बात हमें पता होनी चाहिए व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए तो पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है मीन्स डेट और रिसीवेबल्स। डेट मीन्स उधार, रिसीवेबल्स एंड इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन भी है, अ क्लेम और एनी डेट और पार्ट देयर ऑफ वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, एनी डेट और रिसीवेबल सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और चार्ज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स सीधी सीधी मैं अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करूं तो हम कह सकते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका जो लोन है वो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स है। यस और नो? क्योंकि उसने भी तो लोन दिया है, बदले में उसने सिक्योरिटी ली है, तो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी। तो हम कह सकते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो एसेट्स है उसको ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स। आर यू गॉट द पॉइंट? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो एसेट्स है उसको ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स। क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स। ओके मैम, ये तो बात समझ में आई। नाउ मैम व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी? प्लीज ये बताइए ना, व्हाट आई मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। बेटा सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का मतलब है मींस एनी कंपनी,
मीन्स एनी कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इट मीन्स किस पर्पज के लिए, हम कह सकते हैं किस पर्पज के लिए, सिक्योरिटाइजेशन पर्पज के लिए वो कंपनी बनी है। हम कह सकते हैं एसपीवी इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। एसपीवी इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। Yes or no? Means a company which is incorporated for the purpose of securitization and registered under Company Act. So we can say that that is known as securitization company. Now next one we will discuss. अब हम अगली चीज समझते हैं। क्या तुम्हें यहां तक समझ में आया? Means what do you mean by securitization? Means acquisition of financial assets by any securitization company. क्या ये समझ में आ गया? हाँ, SPV और reconstruction company from any originator. What do you mean by originator? Originator means owner of financial assets. And owner of financial assets कौन है? Bank और financial institution. ओके, वेदर बाय रेजिंग फंड्स बाय सच सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। अच्छा मुझे ये बताइए, सिक्योरिटीज कौन सी कंपनी ने इशू करी? सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम QIB बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल एसेट्स और अदरवाइज। आई थिंक सो अब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, लास्ट टाइम पूरा ऐसे मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। किसी भी बोरोवर ने लैंडिंग करी, मतलब बोरोविंग ने लोन लिया, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लेंडिंग करी, उसके लिए वो एक एसेट्स हो गए, फाइनेंशियल एसेट्स। उसने क्या किया, वो फाइनेंशियल एसेट्स अपनी किसको दे दी? सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने क्या करी, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू कर दी इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट के रूप में जो इनकम जनरेट हो रही है उसी को किसको दिया जा रहा है? इन्वेस्टर को। अब आप सोचोगे बीच में बैंक का क्या फायदा हुआ या फिर सिक्योरिटाइजेशन, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी इनकम होती है, उसी से कहीं ना कहीं वो कवर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटाइजेशन इंट्रोडक्शन। अब आपको चैप्टर एक्चुअल में अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो तो सारी टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट क्लियर बताया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये अभी तक जो मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए टर्म सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज। कितना सिंपल चैप्टर हो गया। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मुझे नहीं लगता अब इस चैप्टर में कुछ बचा है। देखो अगर मैं सीधा आपको इस चैप्टर से स्टार्ट करती तो ना तो आपको समझ में आता है सिक्योरिटाइजेशन क्या है, ना आपको समझ में आता है फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, ना आपको समझ में आता है सिक्योरिटीज क्या है। तो इट मीन सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, दैट लोन इज कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज। आर यू गॉट द पॉइंट ना? तो सिक्योरिटाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स हियर? जो ओरिजिनेटर के पास लोन वगैरह होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, फिर अगर हम देखें सिक्योरिटाइजेशन इज यूज्ड बाय फाइनेंशियल एंटिटीज टू रेज फाइनेंसिंग अदर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑन बैलेंस शीट, नॉन बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट फंडिंग। इट मींस आज की डेट में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन कब इंट्रोड्यूस हुआ? आफ्टर 2002। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या है? अब प्रोसेस तो हमने पूरे डायग्राम से पढ़ ही लिया, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बचा होगा। इन अदर वर्ड सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पूलिंग, रीपैकेजिंग इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। हाँ भैया, लिक्विड कहां थी? उसमें कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, तो हम क्या बोल सकते हैं? इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। इट मींस उनके अगेंस्ट हमने क्या इशू करी? सिक्योरिटीज, और जो कि हम इजिली किसको सेल आउट कर पा रहे हैं? इन्वेस्टर्स को। The process led to creation of financial instruments that represent ownership interests secured by segregated income producing assets or pool of assets. Now what do you mean by pool of assets? The pool of assets collateralize security. These assets are generally secured by personal or real property. मैंने आपको पहले ही बता दिया था. Maybe property, land, building, real estate, equipment, but in some cases it may be unsecured. कई cases में ये क्या हो सकता है? Unsecured भी हो सकता है. अब देखिए स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन. तो इन्होंने कहा देयर आर 4 स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन. बताइए 4 स्टेप कैसे कैसे. सबसे पहली बात तो स्पेशल पर्पस एंटिटी, डिस्टिंक्ट एंटिटी हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी. इज क्रिएटेड टू होल्ड टाइटल टू एसेट्स अंडरलाइंग सिक्योरिटी. एसपीवी क्रिएट करेंगे जिसका पर्पस ये होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट एंड टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई. ओके. नंबर 2 ओरिजिनेटर. व्हाट डू मीन बाय ओरिजिनेटर हियर? प्लीज बताइए ना. हम बोल सकते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द ओरिजिनेटर.
होल्डर ऑफ एसेट्स सेल द एसेट्स, इट मींस दूसरे स्टेप क्या होना चाहिए, खाली कंपनी बन के तैयार हो गई है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या बोल सकती हूं मैं इसे, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। होल्डर ऑफ एसेट्स सेल द एसेट्स एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, किसको सेल आउट कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हमने किसे बोला, सेकंड स्टेप में ये किसे सेल आउट कर रहे हैं, जल्दी बताइए, हम कह सकते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल जो क्रिएट किया उसको सेल आउट कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, एसपीडी, अब आप सोचोगे एसपीडी क्या है, एसपीडी मतलब स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी विच इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर स्पेशल पर्पस जस्ट टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स एंड इशू सिक्योरिटीज अगेंस्ट द एसेट्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर, और वी कैन से दैट मर्चेंट बैंकर बोल सकते हैं ना, इशू सिक्योरिटी विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को। एंड SPD pays the originator for the assets with proceeds of sale of security, SPD वही पैसा उठा के किसे दे देता है, जल्दी बताइए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब देखो मैं ये जो चार स्टेप हमने यहाँ पे पढ़े मैं फटाफट से कनेक्ट कर देती हूँ। पहले स्टेप तो क्या इन्होंने बोला, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने बोला ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, प्लीज आप समझिए। सेकंड स्टेप में जो ये लोन है ना ये किसको सेल आउट करेगा, क्या मैं इसे सेकंड स्टेप बोल सकती हूँ, यस मैम आप बिल्कुल बोल सकते हो। फिर इसने थर्ड स्टेप में क्या बोला, जल्दी बताइए, इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द बैंकर टू इशू, और वी कैन से दैट मर्चेंट बैंकर, थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ स्टेप जो पैसा यहां से आएगा वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, दैट इज द फोर्थ स्टेप। दिस इज द अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसेस, स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।